हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक हमारा पर्यावरण से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि ईवीएस के साथ साथ जीएस पार्ट के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहा जाता है, तो इसी को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को ही थामे रखता है। अगला प्रश्न, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध निर्माण करता है, तो यह पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं या जीवन को संभव बनाते हैं, तो इसी को जैवमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, तो इसको भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, उसके बाद मेंटल, और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कोर या क्रोड होता है। क्रस्ट क्या है? तो क्रस्ट यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सतह में यह 35 किलोमीटर की गहराई तक होती है, जबकि समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर की गहराई तक होती है। महाद्वीपीय सतह में क्रस्ट का जो भाग होता है यह सीएल कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिना से होता है। जबकि महासागर की परपटी को सीमे कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। अगला प्रश्न, मेंटल कितनी गहराई तक फैला है? तो मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का क्रूड या कोर भाग, जो कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है, यह किसका बना है? यह निकेल और फेरस का बना हुआ है, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा भूपर्पटी का है? तो यह लगभग 0.5% है, जबकि मेंटल 83% और क्रूड 16% है। अगला प्रश्न, सेल या रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय सेल, जिसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, अवसादी सेल, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, और कायांतरित सेल, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो आग्नेय सेल के उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेल। जबकि सेडिमेंट्री या अवसादी सेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, और कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट सेल के द्वारा ही हुआ है। लाल किला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और यह किस तरह का उदाहरण है? यह अवसादी सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किस सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है? तो आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतर्वेदी सेल, जिसको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, और बहिर्वेदी सेल, जिसको एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। अंतर्वेदी सेल का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट अंतर्वेदी सेल का उदाहरण है, जबकि बेसाल्ट सेल बहिर्वेदी सेल का उदाहरण है। देखिए, जब ज्वालामुखी का लावा ज्वालामुखी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो इससे अंतर्वेदी सेल या इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। जबकि जब लावा पृथ्वी के धरातल पर आकर ठंडा होता है, तो इससे बहिर्वेदी सेल या एक्सट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, किन सेलों में जीवाश्म मिलते हैं? तो अवसादी सेल या सेडिमेंट्री सेल्स में अवसाद मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। अगला प्रश्न, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, एल्यूमिनियम, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी खनिजों के उदाहरण होते हैं। और खनिज क्या हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस गति या बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं? तो ये सभी पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण होती हैं। और ये किस प्रकार का बल के कारण होती हैं? तो आकस्मिक गति अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न होती हैं। आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अगला प्रश्न, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, इनको बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है।
अगला प्रश्न, पर्वतों का निर्माण किस बल के कारण होता है? तो इनका निर्माण पर्वत निर्माणकारी बल जो कि पटल विरूपण बल है उसके द्वारा होता है। और यह किस तरह का बल है? यह एक अंतर्जनित बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे ही उद्गम केंद्र या फोकस सेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर या निकटतम स्थान को कहा जाता है? तो इसको अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता क्या होगी? कम होती जाती है। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पी तरंगें जिनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, एस तरंगें जिनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, और एल तरंग जिसको लेटरल वेव्स कहा जाता है। इन तीनों तरंगों की क्या विशेषताएं होती हैं? आइए देख लेते हैं। पी तरंगें जिनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगें किस तरह की तरंगें हैं? तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के उदाहरण हैं। अगला, पी तरंगें तीनों माध्यम अर्थात ठोस, द्रव्य और गैस से गुजर सकती हैं। इसी वजह से यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इन तरंगों की गति सबसे तेज होती है। नेक्स्ट, एस तरंगें, इनको अनुप्रस्थ तरंगें या ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। ये किस प्रकार की होती हैं? तो ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। नेक्स्ट, एल तरंगें या पृष्ठीय तरंगें जिनको सरफेस वेव्स कहा जाता है, यह सतह के समानांतर चलती हैं और इन तरंगों को लव तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन भूकंपीय तरंगों को लव तरंगों के नाम से जाना जाता है? तो यह एल तरंगों को ही लव तरंगों के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किन भूकंपीय तरंगों से धरातल पर सबसे ज़्यादा हानि होती है? तो एल तरंगों के द्वारा ही धरातल पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और रिक्टर स्केल क्या है? तो यह 1 से 10 तक के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। रिक्टर पैमाने पर 5 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप से वस्तुएं गिरने के कारण हानि हो सकती है। यह क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितनी तीव्रता के भूकंप से वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो कम से कम 5 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप से वस्तुएं गिरने लगती हैं जिनसे हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मर्केली स्केल पर परास 1 से 12 तक होता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, मर्केली स्केल पर पैमाने की परास 1 से 12 तक, जबकि रिक्टर पर यह 1 से 10 तक होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर शैलों का अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अपक्षय या वैदरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। नदी द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं? विसर्ग, चाप झील और तटबंध। अगला प्रश्न, नदी का प्रवाह धीमे होने से यह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको नदी वितरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न, डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर अवसादों के निक्षेपण या जमाव से होता है। अगला प्रश्न, समुद्री तरंगों के अपरदन व निक्षेपण से बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? तो यह है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृगु हैं। अगला प्रश्न, समुद्री तरंगों द्वारा किनारों पर अवसाद जमा करने से निर्माण होता है। तो इनसे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, हिमनद द्वारा लाए गए अवसादों से निर्माण होता है। तो इनसे हिमनद, हिमोड़ का निर्माण होता है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स टीचिंग एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। कौन से हैं ये? यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटियों का निर्माण हिमनद द्वारा, जबकि वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पवनों द्वारा रेगिस्तान में बनाई गई प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? तो इनके उदाहरण हैं छत्रक शैल, बालू टिब्बा और लोएस। विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चीन में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह एंजल जलप्रपात है जो कि कहाँ पर है? वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया जलप्रपात यह अफ्रीका के जोम्बिया में। अगला प्रश्न, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। अगर इन 5 परतों को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रम से लगाया जाए
तो ये परतें किस क्रम में होगी आइए देख लेते हैं, और इनकी क्या विशेषताएं ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली परत होगी क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। अब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। कौन कौन सी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर ओला, बारिश, आंधी, तूफान ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। अगला प्रश्न, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इसी वजह से यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है। इस वायुमंडलीय परत की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, वह यह है कि इसी वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस की भी परत पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्यमंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक की होती है। उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। यह क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। वायुमंडल या थर्मोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर होती है। आयन मंडल इसी का भाग होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। किस परत के द्वारा, आयन मंडल या बाह्य मंडल के द्वारा। यह क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला, संचार उपग्रह या सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, तो यह बाह्य मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। फिर अगला, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, यह सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 640 किलोमीटर की होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। क्योंकि ये दोनों गैसें काफ़ी हल्की होती हैं, इसलिए सबसे अधिक ऊंचाई पर ये दोनों गैसें मिलती हैं और यहीं से ये गैसें अंतरिक्ष की ओर चली जाती हैं। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, तो सूर्य की ऊर्जा का लगभग 2 अरबवां भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आतपन या सूर्यातप कहा जाता है। इसी को इंसुलेशन कहते हैं। यह क्या है, तो आतपन या सूर्यातप तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और यह इसकी मात्रा क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अगला प्रश्न, तापमान को मापने की इकाई क्या है, तो तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, जिसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब सर्वाधिक होता है, तो वायुदाब सर्वाधिक समुद्री सतह पर होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से संबंधित है, जबकि उच्च दाब के कारण आकाश स्पष्ट व स्वच्छ होता है। अगला प्रश्न, पवनें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्थायी पवनें जो कि पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में बहती हैं, ये कौन सी हैं, तो इन पवनों के उदाहरण हैं व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें, ये दोनों स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। जबकि मौसमी पवनें या सीजनल विंड्स, ये कौन सी होती हैं, तो भारतीय मानसूनी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। जबकि स्थानीय पवनें कौन सी हैं, तो लू, चिनूक और फौन, ये तीनों गर्म एवं शुष्क पवनें हैं जो कि स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इससे उड़ीसा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, वायु के गर्म होने पर इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे जैसे वायु गर्म होती है वैसे वैसे इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न, जेट हवाई जहाज द्वारा अपने पीछे छोड़ा गया सफ़ेद पथ क्या है, तो यह संघनित नमी होती है। अगला प्रश्न, वर्षा के प्रकार हैं, तो वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, संवहनी वर्षा जिसको कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है, पर्वतीय वर्षा जिसको ओरोग्राफिकल रेन कहा जाता है, और चक्रवाती वर्षा जिसको साइक्लोनिक रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अलवड़ीय जल के स्रोत हैं, तो इसके स्रोत नदियाँ, तालाब और हिमनद हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है। अगला प्रश्न, लवणीय जल में पाया जाता है, तो लवणीय जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महासागरों की औसत लवणता है, तो इसकी औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। जबकि इजराइल की मृत सागर की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है, अर्थात यह अधिक लवणीय है। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उताश्रय तरंगें। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 15 मीटर से अधिक होती है और गति कितनी होती है, लगभग
700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तरंगें चलती हैं। अगला प्रश्न, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना क्या कहलाता है? तो इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा आने का कारण है? तो ज्वार भाटा मुख्यतः सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचे या बृहद ज्वार कब आते हैं? तो यह हमेशा पूर्णिमा व अमावस्या के समय आते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं? तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, इस वजह से। और कब कब आएंगे? ऐसी स्थिति हमेशा बनेगी पूर्णिमा और अमावस्या के समय। अगला प्रश्न, निम्न ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो यह शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। और ऐसी स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। नौ संचालन में सहायक है? तो ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर बहने वाली जलधारा को क्या कहा जाता है? तो इसी को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा। गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बहती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब इनके उदाहरण क्या हैं? तो ठंडी जलधारा के उदाहरण है लेब्राडोर, पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा। जबकि गर्म जलधारा के उदाहरण कौन से हैं? गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो और अलास्का। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र है? तो वह क्षेत्र जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहीं पर विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होते हैं। और ये कहाँ पर है? ये जापान के आसपास का क्षेत्र है और उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है। इस तरह से आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट